Hello everyone. So today we will discuss universal law of gravitation. So देखिए what Newton told us, Sir Isaac Newton told us that every object attracts other object with a force. कि जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. कैसे अट्रैक्ट करते हैं? विद अ फोर्स. और ये जो फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses. किसके masses? Objects के masses and inversely proportional to the square of the distance between them. और उन्होंने बोला कि ये जो force है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली. और इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल है? टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. चलो आगे हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, इसको जस्टिफाई करेंगे इस स्टेटमेंट को. ठीक है, तो देखिए, और इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है. ठीक है, क्योंकि इसके इन्वर्स में है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इसलिए इस लॉ को इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं. तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर लिए. हमारा ये है ऑब्जेक्ट ए, ये है ऑब्जेक्ट बी. फर्स्ट ऑब्जेक्ट का हमने मास मान लिया कैपिटल एम और इस ऑब्जेक्ट का मास हमने मान लिया स्मॉल एम. ठीक है, और देखिए जो फोर्स लग रही है, अब दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ऑलराइट, और जो फोर्स लग रही है, अट्रैक्शन की जो फोर्स लग रही है, इट इज़ टुवर्ड्स द सेंटर. दोनों के सेंटर के, ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर. और ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इनके सेंटर्स को, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया स्मॉल डी. ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ, अब ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बन जाएगा? दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. की फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. मास एम, कैपिटल एम और स्मॉल एम के प्रोडक्ट के बराबर. ठीक है, तो ठीक है, तो लेट्स राइट इट्स फर्स्ट पॉइंट हियर, that our force is directly proportional to the product of their masses. ठीक है, और सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा? उसने बोला था that force is inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस था? it was distance d, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के. ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे. सो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी विल हैव एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. अब हमने इसको जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना होता है तब हमारे पास वी नीड अ कांस्टेंट. ठीक है, और हमने यहाँ पर लिया है कैपिटल जी, दैट इज आवर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गई फोर्स की. हमारी फोर्स किसके बराबर होगी? अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्स टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ठीक है, नाउ ये हमारे पास जी क्या है? दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें ये क्या बताता है जी? ये हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी की स्ट्रेंथ कितनी है. ठीक है, ये हमें पता लगता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी से. अब देखिए हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे. ठीक है, तो व्हेन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वी विल हैव एफ, ये इधर चला जाएगा डी स्क्वायर, इट विल बी जी एम एंड एम. ठीक है, अगेन जब हम इसको रीअरेंज करेंगे वी विल हैव जी इज इक्वल्स टू व्हाट विल बी हैव एफ डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम. ठीक है, दिस विल बी हैव, सो ये आ गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी. ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई. अब देखिए हमने क्या करना है, एसआई यूनिट्स देखने हैं इसके. ठीक है, एसआई यूनिट्स कैसे पता लगेंगे हमें? फोर्स के एसआई यूनिट्स कितने होते हैं? न्यूटन. डिस्टेंस के मीटर स्क्वायर है यहाँ पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर. मासेस अगर इक्वल है हमारे तो क्या हो जाएगा? मास के कितने क्या यूनिट्स होते हैं? किलोग्राम. तो इट विल बी स्क्वायर बिकॉज वी हैव टू इक्वल मासेस. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो पर किलोग्राम स्क्वायर. तो ये आ गए हमारे पास इसके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट्स.
अब देखिए जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की, ये किसने फाइंड आउट की थी? ये फाइंड आउट की थी हेनरी कैवेंडिश ने इन 1731 और 1810 के बीच में हमारे ये साइंटिस्ट हुए थे। इन्होंने फाइंड आउट की थी एक सेंसिटिव बैलेंस को यूज़ करके, और ये कितनी थी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू थी, जो हम एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हैं इसकी, दैट इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11। आगे हमने यूनिट्स तो निकाले हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जो हमने न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करते हैं, और मोस्टली ये जो है दी होती है हमें न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर, हमने ये जस्टिफाई कर दिया कि हाँ हमारे पास क्या दिया था, फोर्स हमारी किसके बराबर होती है, जो हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और जो फोर्स लगती है अट्रैक्शन की, दैट इज इक्वल्स टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने देखना कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए ग्रेविटेशन के आने से, ग्रेविटेशन के इन्वेंट होने से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन के हमें आंसर्स मिल गए थे, ठीक है। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी ग्रेविटेशन लॉ की। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। अब इसका क्या मतलब है? देखिए ये हमारी मानो अर्थ है, इस पर मैं ये खड़ी हूँ, ठीक है। अगर अब ये देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मैं हूँ एक ये अर्थ है, दोनों के पास मासेस हैं, मेरा अपना मास है और अर्थ का अपना मास है। अर्थ का मास हमें पता है हमारे से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन के लॉ के, कि दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अगर ये अब देखो फोर्स नहीं लग रही होती, अब जो इसका मास कितना ज़्यादा है, ठीक है, जितना ज़्यादा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मास, जितना ज़्यादा मास है उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो ये अर्थ जो है इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रही है ह्यूमन बीइंग के ऊपर एज़ कम्पेयर टू जितनी ये फोर्स लगा रहा है अर्थ के ऊपर, क्योंकि इसका मास कंपैरेटिवली बहुत कम है, ठीक है। तो इसने इस फोर्स के द्वारा, जो ये ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है अर्थ, इसके द्वारा इसने इस बॉडी को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये फोर्स नहीं होती तो हम कहीं उड़ रहे होते, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमें बाइंड करके रखती है अर्थ के साथ, ठीक है। अब देखिए द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, हमने डिस्कस किया था कि अर्थ के अराउंड जो मून है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो ये स्ट्रेट चला जाता है, ये रिवॉल्व नहीं करता। और ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इतनी डिटेल में डिस्कस अभी करने की इसको ज़रूरत नहीं है। सो द मोशन जो है मून की अर्थ के अराउंड, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये हमारा अगर सन है तो बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये ऑल्सो बिकॉज ऑफ जो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है सन उन प्लैनेट्स के ऊपर, उसकी वजह से। और अगर ये फोर्स नहीं लगा रहा होता तो वो भी स्ट्रेट जा रहे होते, वो कहीं और जा रहे होते, वो उड़ जाते, गिर जाते, ठीक है। तो ये जो सन जो इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है उसकी वजह से ये जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन। अब देखिए जो समुद्र में जो लहरें उठती हैं, दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन, जो फोर्स लगती है मून के द्वारा, ठीक है, मून और सन के द्वारा जो फोर्स लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से ये टाइड्स होती हैं। इसको फिर हम डिस्कस, अभी ज़रूरत नहीं है इसको डिटेल में डिस्कस करने की, बट द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, जो वो भी उनके पीछे जो कारण है, दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। सो दिस वॉज अवर टॉपिक, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।